गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहआचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने अपने पिछले वीडियो में पूर्ति किसे कहा जाता है और पूर्ति का क्या नियम है और पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूर्ति की लोच किसे कहा जाता है। जिस प्रकार से मांग की लोच को हमने पढ़ा कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसका माप ही मांग की लोच कहलाता है। सिमिलरली किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसका माप ही पूर्ति की लोच कहलाता है। तो हम देखिए पूर्ति की लोच को समझेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो हम यहाँ इसमें लिखेंगे कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन, और यहां लिखेंगे पूर्ति में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन। तो देखिए क्या होगा, पूर्ति में परिवर्तन बटे पूर्व पूर्ति मल्टीप्लाई बाय 100, ये पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में परिवर्तन डेल्टा पी बटे पूर्व कीमत मल्टीप्लाई बाय 100, इस 100 को 100 से काटेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी P अपॉन S डेल्टा S अपॉन डेल्टा P। ये पूर्ति की लोच को निकालने का हमारा सूत्र होगा। कोई भी हमारे पास सवाल आएगा पूर्ति की लोच निकालने का तो हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए पूर्ति की लोच भी शून्य से अनंत के बीच में होती है। किस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, एक एक को हम देखेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए कीमत में 10% परिवर्तन हुआ, पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो हम उसको बोलेंगे पूर्ण बेलोचदार पूर्ति। इसको हम पूर्ति की लोच की श्रेणियां लिख सकते हैं। पूर्ति की लोच की श्रेणियां देखिए कौन कौन सी होगी पूर्ति की लोच की श्रेणियां, तो हम एक एक को लेते हैं। फर्स्ट, पूर्ण बेलोचदार पूर्ति। अगर किसी वस्तु की कीमत है, मान लो किसी वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन हो, उसके बावजूद वस्तु की पूर्ति बढ़ना संभव ही नहीं हो तो बोलेंगे पूर्ण लोचदार पूर्ति। बहुत सारी ऐसी वस्तु होती है जिनकी पूर्ति सीमित है, जैसे आगरा का ताजमहल है, कीमत कितनी भी बढ़ जाए और कीमत कितनी भी घट जाए उस वस्तु की पूर्ति बढ़ना संभव नहीं है। बहुत सारी दैनिक जीवन में इस प्रकार की जो एंटिक वस्तु है, दुर्लभ वस्तु है, उनकी पूर्ति स्थिर होती है। तो हम उनकी पूर्ति का कर्व अगर बनाएंगे तो वो सप्लाई कर्व इस प्रकार का आएगा कि कीमत P1 है तो भी सप्लाई S1 है, Q1 है, और कीमत बढ़कर P2 हो गई तो भी सप्लाई वही रहती है, कीमत बढ़कर P3 भी रह गई तो सप्लाई वही रहती है। तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आएगी, 0। दूसरी स्थिति देखिए, बेलोचदार पूर्ति जब हो सकती है जब कीमत में जितना परिवर्तन होता है सप्लाई में उससे कम मात्रा में परिवर्तन होता है। मान लीजिए कीमत में 10% वृद्धि हुई और पूर्ति में 2% ही वृद्धि हुई तो 0.2 लेस देन 1, यानी जितनी कीमत में परिवर्तन होता है उससे पूर्ति में कम मात्रा में परिवर्तन होता है। ये देखिए सप्लाई कर्व, कीमत है P1 तो सप्लाई है Q1। कीमत बढ़कर जब P2 हो जाती है तो सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। जो वस्तु सीजन से रिलेटेड है, कीमत बहुत भी बढ़ जाती है तो वो प्रकृति पे डिपेंड करती है तो उनकी सप्लाई नहीं बढ़ती है। तो ऐसी वस्तु में जो सप्लाई कर्व है ये पूर्ति की लोच है वो इकाई से कम लोचदार, इसको बोलते हैं बेलोचदार पूर्ति या इसको बोलते हैं इकाई से कम लोचदार पूर्ति। तीसरी जो पूर्ति की श्रेणी हो सकती है उसको हम लोचदार पूर्ति कह सकते हैं। थर्ड जो श्रेणी है वो आएगी लोचदार, या इसको इकाई लोचदार भी कह सकते हैं। तो यहां आएगा E बराबर 1। तो देखिए अगर जब कीमत 10% बढ़ी और 10% बढ़ने से पूर्ति भी 10% ही बढ़ती है तो हम बोलेंगे पूर्ति की लोच इकाई लोचदार है। यहां देखिए ये कीमत P1 है तो सप्लाई S1 है, ये Q1 लेते हैं। कीमत जितनी बढ़ी सप्लाई भी उतनी की उतनी बढ़ती है। ये दूरी डेल्टा P और ये दूरी डेल्टा S, डेल्टा P बराबर है डेल्टा S के, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, 1। ये हमारा सप्लाई कर्व।
तो लोचदार या इकाई लोचदार पूर्ति उस स्थिति में होता है जब जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में पूर्ति में परिवर्तन होता है। इकाई से अधिक लोचदार की स्थिति भी होती है जब जिस अनुपात में कीमत बदलती है उससे पूर्ति ज्यादा बदले, तो हम इसको बोलेंगे अधिक लोचदार पूर्ति। इसको 4th नंबर है अधिक लोचदार पूर्ति। अधिक लोचदार पूर्ति, इसको ई सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। देखिए जब कीमत में 10% ही परिवर्तन हुआ, सप्लाई 50% चेंज हो जाती है, तो आएगा 5 इज ग्रेटर देन 1। इसको आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये होता है। ये सप्लाई कर कीमत है P1, सप्लाई है S1। कीमत बढ़कर P2 होती है, थोड़ी सी कीमत बढ़ती है और आप देखिए सप्लाई कितनी बढ़ जाती है S2। चेंज इन प्राइस कम है और चेंज इन सप्लाई ज्यादा है, तो चेंज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। यहाँ देखिए 5 गुना बढ़ी, कीमत की 5 गुना बढ़ी, 10 गुना भी हो सकती है, 20 गुना भी हो सकती है। इसके बाद देखिए पूर्ण लोचदार एक और पूर्ति होती है। अगला है पूर्ण लोचदार पूर्ति। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फिनिटी। कब होती है? जब कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और पूर्ति 20% बढ़ गई। जैसे मान लीजिए टमाटर है, टमाटर 30 रुपए किलो है, 30 रुपए किलो है ये, पर अगले दिन खेतों में टमाटर ज्यादा पक गया तो किसान को खेत से लेकर ही आना पड़ेगा। तो ऐसी वस्तु जो कि शीघ्र नष्ट होने वाली है, जैसे पालक है, मेथी है, टमाटर है, तो ऐसी वस्तु की कीमत अगर 30 की 30 ही है तो भी पहले अगर मान लीजिए 10 टन आता था और ज्यादा पक गया तो 100 टन टमाटर आ सकता है मार्केट में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन्फिनिटी। इसको हम बोलेंगे पूर्ण लोचदार पूर्ति। जब कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होने के बावजूद वस्तु की पूर्ति बढ़ती है तो ऐसी वस्तु की पूर्ति को हम पूर्ण लोचदार पूर्ति की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से जो पूर्ति की लोच है, पूर्ति की लोच को हम 0 से अनंत तक 5 भागों में बांट सकते हैं। तो हम इसको सबको एक साथ बनाकर बताता हूं आपको। पहली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फिनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, ये बीचों बीच आएगा तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। ये इस प्रकार से आएगा तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, और ये आएगा तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। ये है पूर्ण बेलोचदार। ये कम लोचदार इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोचदार पूर्ति, इसको बोलते हैं अधिक लोचदार, इसको बोलते हैं पूर्ण लोचदार। तो ये पूर्ति की लोच की 5 श्रेणियां हैं। अब देखिए पूर्ति की लोच को मापने की विधियों की बात हम करते हैं। अगला टॉपिक है पूर्ति की लोच को मापने की विधियां। इसमें मेन 2 विधि की हम डिस्कस करेंगे। पहली विधि है प्रतिशत रीति। प्रतिशत रीति में क्या होता है? पूर्ति की लोच, यहां लेंगे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और ऊपर लेंगे पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखिए कीमत में 10% परिवर्तन हुआ, पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, पूर्ति की लोच 0, इसको बोलेंगे पूर्ण बेलोचदार। ऐसा भी संभव है कि कीमत में 10% परिवर्तन हुआ, पूर्ति में 2% ही परिवर्तन हुआ, तो इसको बोलेंगे इकाई से कम लोचदार। ऐसा भी संभव है कि इसमें 10% परिवर्तन हुआ, इसमें भी 10% परिवर्तन हुआ, तो आएगा इकाई लोचदार पूर्ति। पहले से भी हम बता चुके हैं ये चीज। ऐसा भी संभव है कि यहां 10% परिवर्तन हुआ, यहां 50% परिवर्तन हो जाए, तो ग्रेटर देन 1, तो यहां बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। और ऐसा भी संभव है कि कीमत में कोई भी परिवर्तन न हो, पूर्ति 10% बढ़ जाए, तो आएगा इन्फिनिटी, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू इन्फिनिटी। इस प्रकार से प्रतिशत रीति के, ये रीति हमने पहले से भी डिस्कस कर दी जब पूर्ति की लोच की श्रेणियां हम बता रहे थे,
तब भी हमने इसको डिस्कस किया था कि इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं पूर्ति की। अब इसके बाद देखिए पूर्ति के लोच की एक और जो विधि है वो है बिंदु रीति। पूर्ति की लोच को मापने के लिए हम बिंदु रीति का भी प्रयोग कर सकते हैं या हम उसको बोल सकते हैं रेखागणितीय विधि। पूर्ति की लोच को ज्ञात करने की एक और विधि है। दूसरा है रेखागणितीय या बिंदु रीति। इसमें देखिए पूर्ति की लोच निकालने के लिए अगर देखिए किसी पूर्ति वक्र है, देखिए इसको आप समझिए, अगर पूर्ति वक्र है, इस पूर्ति वक्र को हम आगे लेकर जाएं और ये मूल बिंदु को टच करता है, एक्स वस्तु कीमत मूल बिंदु को टच करता है तो पूर्ति की लोच भी इकाई के बराबर है। अगर हम किसी पूर्ति वक्र है, इस पूर्ति वक्र को आगे लेकर जाएं, ये पूर्ति वक्र है, इसको आगे लेकर जाएं और ये एक्स एक्सिस पे टच होता है तो पूर्ति की लोच होगी इकाई से कम लोचदार। और अगर हम पूर्ति वक्र है, ये पूर्ति वक्र हमारा है एस एस पूर्ति वक्र है, ये इसको इधर बना देता हूं। अगर पूर्ति वक्र है, ये हमारा पूर्ति वक्र है, इस पूर्ति वक्र को हम लेकर जाएं और ये वाई एक्स पे टच होता है तो पूर्ति की लोच होगी इकाई से अधिक लोचदार। ओके। अगर पूर्ति वक्र है वो वाई एक्स से समकोण पर काटता है, जो हमारा पूर्ति वक्र है इसको हम आगे बढ़ाते हैं और ये 90 डिग्री का कोण बनाता है तो पूर्ति की लोच होगी अनंत लोचदार। और अगर हमने जो पूर्ति वक्र है उसको आगे बढ़ाया और एक्स एक्स पे 90 का कोण बनाता है, मान लीजिए हमारा पूर्ति वक्र है और ये एक्स एक्सिस पे 90 का कोण बनाता है तो पूर्ति की लोच होगी 0। एक बार आप वापिस समझिए, अगर हमने पूर्ति वक्र को आगे बढ़ाया मूल बिंदु पर आता है तो पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होगी। अगर ये वाई एक्स को टच करता है यानी ये पीछे की तरफ जाता है, इस प्रकार से आगे कहीं जाकर टच होता है तो पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होगी। अगर ये एक्स एक्स पे यूं आकर टच होता है जो 90 से कम का कोण बनाता है तो पूर्ति की लोच इकाई से कम होगी। अगर ये वाई एक्स के एकदम 90 का कोण वाई एक्स से बनाता है तो पूर्ति की लोच अनंत होगी और एक्स एक्स पे समकोण बनाता है तो पूर्ति की लोच 0 होगी। इस प्रकार से हम पूर्ति की लोच को निकाल सकते हैं। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक भी है कि वस्तु की प्रकृति किस प्रकार की है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूर्ति की लोच को प्रभावित करती है। हम उसका बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। तो आपने इस वीडियो में ये जाना कि पूर्ति की लोच किसे कहा जाता है और दूसरी चीज पूर्ति के लोच को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। मैं समझता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।